सभी सामान्य साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय भवजन। सामान्य साथियों, जब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर उस समय की वर्तमान सरकार कांग्रेस को समर्पित किया भरी संसद में सभी विधायकों के सामने, उस समय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के विषय में जो कहा, आज वर्तमान स्थिति में वो सही कहीं ना कहीं साबित सही हो रही है। साथियों, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के विषय में जो कहा था, क्या आप लोगों को याद है? क्या आप लोगों को उस शब्दों के बारे में याद है कि जो बाबा साहब ने कहा था संविधान के विषय में? साथियों, आप लोगों को, हम लोगों को अवश्य समझना चाहिए। साथियों, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा था, आज वर्तमान सरकार में कहीं न कहीं वो सत्य साबित हो रही है। सोचिए, उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी इस देश के निर्माण के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए। और साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और आने वाली स्थिति को देखते हुए ही इस देश के लिए भारतीय संविधान दिया, ताकि ये देश मजबूत रहे, ताकि ये देश के नागरिक हमेशा सुरक्षित रहे। मगर साथियों, आज हम देखते हैं कि बाबा साहब के ये कर संविधान के बारे में दिए हुए शब्द, बोले हुए गए शब्द कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रहे हैं। साथियों, उन शब्दों को जानने से पहले आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों, आप बात करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भरी संसद में क्या कहा था संविधान के विषय में। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसका पालन करने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान भी गलत साबित होगा। एक बार और सुनिए साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के विषय में जो कहा था, वह कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसका पालन करने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान भी गलत होगा। यदि संविधान का पालन करने वाले लोग सही होंगे, अच्छे होंगे, तो संविधान भी अच्छा होगा। तो साथियों, आज हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार में आज बीजेपी की सरकार है, आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली सरकार है, वो आरएसएस की सरकार है, वह भारत देश के नागरिकों की सरकार नहीं। मगर साथियों, आज वो आरएसएस की सोच पर काम करती है, आरएसएस की हिंदू मुस्लिम वाली सोच पर काम करती है, आरएसएस की कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी सोच पर काम करती है। क्योंकि साथियों, आरएसएस ने अपने का जो योगदान है आज़ादी की लड़ाई में, वो हमेशा गद्दारी का रहा है। साथियों, आज देश की बागडोर ऐसी विचारधारा के लोगों के हाथों में है जिसे देश के विकसित होने के से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों पर काम करना है। तो साथियों, आरएसएस का विचार हमेशा ही इस भारत देश को में सिर्फ और सिर्फ अपनी हिंदुत्ववादी सोच को आगे बढ़ाने रहा है। आज देखते हैं साथियों कि आज अपने ही भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कि आज हर व्यक्ति वर्तमान सरकार पर उंगली उठा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के चुने हुए नेता लोग वो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान पर उंगली उठाते हैं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता पर उंगली उठाते हैं, यहाँ पर अपने आप को वह हिंदू खतरे में बताते हैं, जिसके कारण वे लोग कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो नीचे श्रेणी के लोग हैं, उन लोगों पर अपना कब दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज हम देखते हैं कि भारत देश की जो महिलाएं हैं वह भी सुरक्षित नहीं है। आज इन लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली की भी हत्या कर दी है, जिसे न्यायपालिका कहते थे, उसको भी उन्होंने अपने हाथों में बागडोर संभाल ली है। साथियों, आज छात्रों का जीवन देख लीजिए, आज छात्रों को भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपने भविष्य के लिए। आज ऐसी विडंबना आ चुकी है कि एक छोटा मध्यम श्रेणी का व्यापारी भी आज परेशान है इस सरकार से, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ जो बड़े स्तर के लोगों को मिल रहा है
और आर्थिक कमजोरी छोटे स्तर के बिजनेसमैन को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि वह लोग कभी जीएसटी के नाम पर, कभी टैक्स के नाम पर कहीं ना कहीं उन लोगों को ठगने का काम कर रही है। साथियों, आज हम देखते हैं कि आज हर जो है हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी वह न्याय के लिए कोर्ट में दर बदर भटक रहा है, कहीं उनके बच्चों को स्कूल कॉलेजों में जातिवाद भेदभाव छूआछूत को सहन करना पड़ रहा है, और कहीं न कहीं सरकार की कमान हाथों में नहीं है। साथियों, एक तरफ तो भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर बोया जा रहा है, और दूसरी तरफ यही वर्तमान सरकार के लोग अपने हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाते हैं। साथियों, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिन घटनाओं का आप लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इन घटनाओं को पढ़ा होगा। और सबसे ज़्यादा घटनाएं जो है वो दलित समाज के ऊपर होती है, दलित समाज की महिलाओं के ऊपर होती है, दलित समाज के विद्यार्थियों के ऊपर होती है, और दलित समाज के परिवारों के ऊपर होती है। कभी जातिवाद की, कभी भेदभाव की, कभी छुआछूत की, कभी उन्हें उन जो है पढ़ाई लिखाई के कॉलेजों में। साथियों, कहीं पर भी लगाम नहीं कसी जा रही है। साथियों, एक तरफ तो योगी सरकार और मोदी सरकार कहते हैं कि हम अपने देश में भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने देश के अंदर सनातन का बढ़ावा करने के लिए तैयार है, और सनातन सब धर्मों का पालन करती है, सनातन सबको साथ लेकर चलती है। तो साथियों, क्या सनातन इसी तरह से सबको साथ लेकर चल रही है? हिंदू ही हिंदू का शोषण कर रहा है, हिंदू ही एक इंसान को दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथियों, कभी उन्हें जाति के नाम पर उनके साथ शोषण होता है, और कभी उनके साथ जो है उनकी महिलाओं के साथ रेप बलात्कार जैसे केस आते हैं। साथियों, आज लोकतांत्रिक प्रणाली की भी धज्जियां उड़ी जा रही है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान देकर लोगों को जनता को वोट के माध्यम से एक बेहतर सरकार चुनने का माध्यम दिया था। वोट के माध्यम से आज हम देखते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो पहले ही गणना लगा लेती है कि हमें इतने वोट हासिल होंगे, हमें इतने वोट प्राप्त होंगे। साथियों, रिजल्ट आने से पहले ही जो पार्टी ये कह देते कि हम 400 पार हैं, 400 पार हैं, तो आप सोचिए क्या कहीं ना कहीं इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है? साथियों, आज हर छोटी छोटी पार्टियों को वह ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, ताकि वह अपना दबदबा बना सके, और उन छोटी पार्टियों को ख़त्म कर वह अपना वर्चस्व हासिल कर, ताकि वह जो आरएसएस की जो विचारधारा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, जो इस देश के अंदर मनवादी व्यवस्था को लागू करने की, इस देश के अंदर मनुस्मृति को फिर से लागू करने की, उस विचारधारा पर वह तभी काम कर सकती है जब वह केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों में अपनी सरकार बना सकती है। तो साथियों, इसी प्रणाली पर वह काम कर रही है, और उस प्रणाली पर काम करने के लिए पहले उन्हें खुद सत्ता में आना पड़ा। साथियों, कहते हैं कि जब केंद्र में सरकार आ जाती है तो बागडोर सभी राज्यों की केंद्र के पास होती है, और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आते ही आरएसएस अपना खेल खेलती है। आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जो जैसे कि बजरंग दल हो गया, हिंदू युवा वाहिनी हो गया, करणी सेना हो गई, बजरंग दल हो गए, ये लोग अपनी बाहरी रूप से अपना खेल खेलते हैं, और अंदरूनी रूप से ये आरएसएस के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो साथियों, यदि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो फिर क्यों इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जैसे झगड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम जैसे तनाव होते हैं, हिंदू मुस्लिम जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, क्यों दलितों के साथ घटनाएं घटती है? कभी घोड़ी पर चढ़ने से उनको रोका जाता है, कभी किसी दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जाता है, कभी उनके घरों से बाहर निकाल कर उन्हें मारा जाता है, कभी नौकरियों में उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता, कभी परीक्षा में उनको पास नहीं होने दिया जाता, और उन्हें रोका जाता है हर तरीके से। तो साथियों, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। साथियों,
कहीं न कहीं ये जो वर्तमान सरकार है वो नहीं चाहती कि जो है ये यहाँ का भारत का लोग वो जागरूक हो, तार्किक हो और वो सच्चाई को जान सके, सत्य से समझ जुड़ सके। तो साथियों, इसीलिए साथियों आज इस वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र प्रणाली को अपने हाथों में ले लिया है। भारतीय संविधान को कहीं न कहीं भी लोग कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में और राज्यों में अब कहीं न कहीं उनकी सत्ता बढ़ती जा रही है और ये सत्ता उनको ईवीएम के माध्यम से मिल रही है। साथियों, एक भारत के अंदर, भारत के हर राज्यों के अंदर जो विपक्षी सरकारें भी हैं और जो राज्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, वह कहीं न कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है और ईवीएम में कहीं न कहीं खराबियाँ भी मिलती हैं और चुनाव होने के बाद जो ईवीएम मशीन होती है उनकी अदला बदली भी हो जाती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये खबरों में भी आती है, मगर फिर भी सरकार कहती है कि नहीं, ईवीएम सही है, ईवीएम सही है। मगर साथियों, जो वोट डालने जाता है वो डालता किसी और पे है तो उसका वोट जाता कहीं और है, तो और वह कहता है कि नहीं, हमारा वोट जो है डाइवर्ट हुआ है, वह उसका विरोध करते हैं। मगर सरकार और चुनाव आयोग कहते ही नहीं, बिल्कुल हमारी ईवीएम बिल्कुल सही है। साथियों, वर्तमान सरकार ने चुनाव आयोग को भी खरीद लिया है। वर्तमान सरकार ने हर एक ऐसे विभाग पर अपना कब्जा कर लिया है जिससे कि वह उन्हें अपनी तरह अपनी सोच के विचार की तरफ उनसे अपना काम करवा लें। साथियों, जिस प्रकार से एक बग्घी चलाने वाला घोड़े को हाँकता है, उसी तरह से जो वर्तमान सरकार जो आरएसएस की नीति पर काम कर रही है, वह भी एक बग्घी के जो बग्घी चलाने वाला व्यक्ति होता है उसके तरह काम कर रही है। और घोड़ा यानी कि घोड़े का मतलब होता है कि तात्पर्य जो हमारे सरकारी विभाग है, चाहे वो जो प्रशासनिक सेवा वाले हों, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो न्यायिक प्रणालिका हो, उन सबको वह घोड़े की तरह हाँक रही है। जैसे वो चाहती है वैसे उनसे करवा लेती है। तभी तो साथ ही देख सकते हैं कि हर तरफ मतलब ईवीएम का विरोध होता है, फिर भी चुनाव आयोग सिर्फ यही कहते हैं कि नहीं, ईवीएम हमारी बिल्कुल सही है। सभी अधिकतर जो लोग नेता लोग हैं और यहाँ तक कि जनता जो वोट दे रही है वो भी यही कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर भी सरकार चुनाव आयोग कहती है कि नहीं, बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है? जब देश के विपक्षी नेता सवाल खड़े करने लगते हैं तो समझ जाना चाहिए कहीं न कहीं जब इतने भारी संख्या में विरोध हो रहा है तो कहीं न कहीं ईवीएम में खराबी है और उसका जो है उस पर मतलब जो है उसके बारे में पता करना चाहिए कि क्यों आवाज़ उठाई जा रही है। और जब इतनी आवाज़ उठती है तो हमें सरकार को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए और यहाँ तक कि चुनाव बैलेट पेपर से ज़रूर कराना चाहिए जब सभी बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। मगर साथियों, ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि इन लोगों को जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करनी है, इसलिए वे लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए वे लोग आरएसएस की पद्धति पर काम कर रहे हैं। क्योंकि आरएसएस की पद्धति और ये जितने भी साधु संत शंकराचार्य हैं, वह लोग देख सकते हैं आप, कभी संविधान को गलत ठहराने की बात करते हैं, कभी बाबा साहब को गलत ठहराने की बात करते हैं, यहाँ तक कि धीरे धीरे करके अब यह लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि संविधान निर्माता BN राव को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, ये खेल कौन खेल रहा है? ये खेल वर्तमान सरकार और आरएसएस की नीतियों पर जो उनके हिंदूवादी संगठन है वो लोग चला रहे हैं। और इनका शिकार कौन हो रहा है? उनका शिकार सिर्फ वही लोग हो रहे हैं जो सबसे ज़्यादा संख्या में, यानी कि पिछड़े लोग, दलित समाज के लोग, ये लोग उनके बहकाव में आते हैं और बहकाव में आने के बाद ये इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं और इस तरह से प्रचार प्रसार कर ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर उंगली उठाते हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाई थी, उनको हक अधिकार दिलाए थे, आज वही आरएसएस की विचारधारा वाले लोग, यही आरएसएस की विचारधारा पर काम करने वाले पार्टियाँ इन दलित पिछड़ों को अपना शिकार बनाती है, उनके दिमाग में ब्रेन वॉश करती है और उन्हीं के द्वारा उन्हीं के भारतीय संविधान पर और उनके महापुरुषों पर उन्हें गलत साबित करवाने का काम कर रही है। तो साथियों, आज हम देखते हैं कि जैसे अभी उन्नाव रेप कांड हुआ था, उसमें किस तरह से
उन्नाव उस लड़की की निर्दयी हत्या हुई थी। और जो उसका दोषी था कुलदीप सेंगर, वह भी आज आप पढ़ रहे होंगे कि वो उन्हें जमानत मिल गई है। मगर साथियों, जो उस समय की जो सीबीआई थी, वो जो जांच पड़ताल कर रही थी, वह लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं उनकी उसकी जमानत को रद्द कराने के लिए। साथ ही सोचिए, क्या इतनी बड़ी जो न्यायिक न्यायिक जांच करने वाली जो कमेटी है सीबीआई, वो मानती है कि कुलदीप सेंगर जो है वो गलत है, दोषी है। और जो वर्तमान हमारे न्यायिक जुडिशरी के जज हैं, वो कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी को, कुलदीप सेंगर जैसे दोषी उन रेपिस्ट को वो बेल देने का काम कर रही है। इसी प्रकार से आसाराम राम रहीम जैसे व्यक्तियों को भी इस वर्तमान सरकार ने, जुडिशरी ने अपने जजों को अपने हाथों में लेकर वह अपने द्वारा निर्णय लेने का काम कर रही है। जिस प्रकार से आज में राम मंदिर के निर्णय को उन्होंने अपनी तरह से अपने पक्ष में लिया, जिस तरह से कश्मीर मुद्दे के 370 के निर्णय को अपने पक्ष में लिया, कहीं न कहीं ये हम मानते हैं कि जो कश्मीर वाला मुद्दा था वो कहीं न कहीं चलो सही था। मगर ये मामला तभी क्यों आया जब बीजेपी सरकार आई थी। तो साथियों, इसका मतलब यही है कि बीजेपी सरकार हमेशा हिंदू मुस्लिम का खेल खेलती है, हिंदू मुस्लिम का राजनीति करती है। चाहे वो पहलगाम जैसी घटना हो, चाहे अभी कश्मीर में जो घटना घटी है, जहाँ पर हमारे निर्दोष जनता और हमारे सैनिक भी मारे गए हैं। साथियों, आज तक भी पहलगाम के दोषियों का पता नहीं लग पाया कि भारत के अंदर आतंकवादी कहाँ से आए और कैसे वो इतना भारी दस्ते में RDX लेकर आए। आज तक भी सरकार उन चीज़ों को, उन दोषियों को नहीं पकड़ पाई। इसका कारण यही है कि क्यों सरकार, शायद हो सकता है कि सरकार सब कुछ जानती हो और नहीं बताना जानती है। साथियों, आज देश की परिस्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में जा रही है, क्योंकि आज हमारा देश का युवा है वो बेरोजगारी की स्थिति में जा रहा है। आज जो सरकारी संस्थान है वो प्राइवेटीकरण क्षेत्र में जा रहे हैं, और जो आज हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो कहीं न कहीं इस RSS की नीति ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। आज साथियों, जो भी इनके पक्ष में जो जज है वो इनके पक्ष में जो जजमेंट देते हैं, उस जज को मैं कहीं न कहीं कहीं का राज्यपाल बना देते हैं, या सांसद बना देते हैं, या किसी ऐसे बड़े पदों पर बैठा देते हैं। इसका से यही साबित होता है कि ये जज को खरीद लेते हैं या जज के ऊपर दबाव डालते हैं। साथियों, हम और जो जज सत्य और सच्चाई पर काम करता है, उनको मैं किसी न किसी मामले में दोषी बनाकर उन्हें या तो जो है जेल में डाल देते हैं, या उनको प्रेशर डालकर जो है उन्हें रिटायरमेंट पर नौकरी के लिए छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। साथियों, अभी आपने देखा होगा CJI जस्टिस गवी के ऊपर किस प्रकार से राकेश किशोर जैसे नामक वकील ने उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। इस घटना से यही साबित होता है कि क्योंकि और वो राकेश किशोर सिर्फ सनातन की जय जय कर रहा था, जय श्री राम बोल रहा था। तो साथियों, राकेश किशोर वो भी एक दलित पिछड़े वर्ग में आता है, और उन्होंने जूता फेंकने का जो काम किया वो किस नीति पर किया और उसकी ब्रेन वॉश किस प्रकार से किया, इससे साबित होता है कि जो RSS की नीति है वो देश के अंदर और देश के दलित पिछड़ों के खिलाफ है, और देश के दलित पिछड़ों को मोहरा बनाकर वो अपना काम निकालना चाह रही है, और देश के दलित पिछड़ों को अपना ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग का उन्हें अपने भारतीय संविधान और उनके संत महापुरुषों के खिलाफ तैयार कर उनके भारतीय संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, हम यही कहना चाहेंगे कि सत्य को समझने के लिए आप लोगों को जो है अपने संत महापुरुषों को पढ़ना होगा और उन्हें जानना होगा, और भारतीय संविधान और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी उसको आप लोगों को बचाना होगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संसद में कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि उसका पालन करने वाले लोग सही नहीं है तो संविधान भी सही नहीं होगा, यदि संविधान का पालन करने वाले लोग सही हैं तो संविधान भी सही होगा।
तो साथियों, इस विचार पर आप सोचें समझें, क्या संविधान का पालन सही लोगों के हाथों में है? क्या संविधान का पालन करने वाले लोग सही हैं? क्या संविधान के अनुरूप भारत देश में कार्य हो रहा है? क्या संविधान के अनुरूप सभी व्यक्तियों को न्याय मिल रहा है? क्या संविधान के अनुरूप लोकतंत्र प्रणाली सही चल रही है? क्या संविधान के अनुरूप देश के हर युवाओं को रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है? साथियों, गौर कीजिएगा, समझिएगा, और हमारे विचार यदि आप लोगों को सही लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो साथियों, हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। हमारी वीडियो को एक बार फिर से शेयर करना, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय समता, जय बहुजन, जय भारतीय।